तो हमने हमारे हीरो कार्बन की और उसके साथियों की कहानी देखी। उसमें से एक कहानी मैं आपको वापस दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और वो कहानी है ये कार्बन हेलोजन। अब ध्यान से देखना, तो यहां पे हुआ क्या, ये देखते, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट करने की। एक्स मतलब जो मेरा हेलोजन है, मैं उसको अभी क्लोरीन ले लेता हूं, वहां पे मैंने दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज नोट की। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं, वो चीज ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर लाइन से एक पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट हो गया। देखो बॉन्ड बन रहा है हमारा, मान लो ये मेरा एटम है ए, ये मेरा एटम है बी, तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और इस केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी की तरफ डिस्प्लेस हो गए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए या फिर शिफ्ट हो गए, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो किसकी तरफ शिफ्ट हुए। ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाने का तरीका हमको ऑलरेडी बहुत पहले से ही आता है। जैसे कि मेरा पास H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के अपनी तरफ खींच लेगा, बन जाएगा डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे। सिमिलरली इस बॉन्ड में, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में ए और बी के बीच में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मेरे को क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कौन से केस में हुआ? जब वो सिग्मा बॉन्ड से आपस में बॉन्डेड हैं, जब उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है। किस तरफ हुआ? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ। तो ये वाला जो इफेक्ट है जो कि हम एक सिग्मा बॉन्ड में देख रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं उसकी तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस इफेक्ट को? उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होती है इसकी डेफिनेशन होती है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यह भी अपने को याद रखना है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ नहीं गए थे, ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मेरा ये CH3Cl, यहां पे पार्शियल चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। फुल चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब ये कार्बोकैटायन बन जाता और Cl पूरा का पूरा माइनस चार्ज ले आता, तो ये 100% डिस्प्लेसमेंट हो गया चार्ज का, पर यहां पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ है चार्ज का। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाया? ये कहलाया इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है हमको इसका। अब देखो, अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पे नोट करते हैं। वापिस से हमारे CH3Cl को बनाते हैं, C, ठीक है। हमारा जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान है वो कार्बन वाले ग्रुप पे होता है, मतलब हमारा फोकस इस ग्रुप पे है। इस ग्रुप को हम G बोल देते हैं, और इसके साथ जो अटैच है उसको लेट से हम A बोल देते हैं, ठीक है। अब अपन फोकस करेंगे इस वाले बॉन्ड पे, कार्बन और क्लोरीन के जो बीच का बॉन्ड है उस वाले बॉन्ड पे, ठीक है। इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मेरा ग्रुप G जो है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। उसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन दिए। और जो मेरा ग्रुप A है, जो कि अभी हमारे केस में क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो इस पूरे सीन में CH3Cl में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रुप ने डोनेट किए, तो दूसरे ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ किए। ये हमारा CH3Cl का केस हुआ, ठीक है। और अगर मैं मेरे ग्रुप G के बारे में बात करूं, मेरा फोकस सारा कहां पे? ग्रुप G पे। तो ग्रुप G से इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया? खींचा गया। ग्रुप G के साथ क्या हुआ? उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्रुप हो गया क्लोरीन, क्योंकि उसकी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं
जो हमारे ग्रुप जी को मतलब कार्बन वाले ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देके जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरा एक एग्जांपल इसका हो जाएगा ये। मान लो वापस से मैंने मिथाइल ग्रुप लिया और उस पे मैंने CH2 माइनस जोड़ दिया। अब CH2 माइनस की आप जिंदगी समझो, CH2 माइनस के नजरिए से दुनिया को देखो। यहां पे क्या हो रहा है कि यार CH2 माइनस कार्बन माइनस चार्ज आ गया उसके पास। नहीं 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 नहीं, वो बेचारा इतना सा एटम अपन ने तब भी देखा था जब कार्बन आयन बना था, हाईली अनस्टेबल। तो वो क्या करेगा, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप जी। ये मेरा कौन सा ग्रुप है जिसपे मेरे को ग्रुप जी मेरा फोकस है। मेरे को ये देखना है कि ग्रुप ए उसके साथ क्या कर रहा है। तो ए जो ग्रुप है, ए ग्रुप का जो कार्बन है वो जी ग्रुप वाले कार्बन से उठेगा, यार प्लीज मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, थोड़ा सा तू सह ले, थोड़ा सा मैं सह लेता हूं, दोनों भाई भाई हैं, दोनों का दुख दूर हो जाएगा, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ग्रुप जी वाला कार्बन मना तो कर सकता नहीं है, भाई भाई है। तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा। मतलब अगर मैं अभी सर्कल हटा दूं ग्रुप के, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ हो जाएगा। क्लोरीन के केस में क्या हुआ था, क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे थे, CH2 माइनस ने क्या किया कि हमारे ग्रुप जी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो दो केस हो गए, जब इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं और जब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो अभी जो हमारी दुनिया है, हम पूरी कार्बन सेंट्रिक दुनिया रखते हैं। जो हमारा ग्रुप एनालाइज करते हैं हम, वो जनरली कोई कार्बन का कोई ग्रुप होता है। तो अभी हमारा कार्बन का ग्रुप कौन है, जो हमारा जी ग्रुप है वो CH3 है। तो CH3 से Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो CH3 ग्रुप जो हमारा फोकस ग्रुप है उस पे से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन कम हुए, माइनस हुए इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए, विथड्रॉ किए, तो Cl जो है कहलाता है -I ग्रुप। इसकी हम अभी डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे, पर यहां पे हम इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। CH2 माइनस ने इलेक्ट्रॉन हमारे जी ग्रुप को दिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसको दिए। तो ये वाला कौन सा ग्रुप हो जाएगा, +I। क्यों, क्योंकि इसने हमारे CH3 पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाया, डोनेट किया। तो डोनेट करने वाला पॉजिटिव। तो ये हमारे दो ग्रुप हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं। हुआ क्या कि एक अकेले CH3 की जगह जो हमारा बड़ा वाला ग्रुप है वो तो हो गया C1 C2 C3 C4 ब्यूटाइल, और जो A ग्रुप है वो हो गया Cl। अब हम जो भी बात करेंगे G ग्रुप और A ग्रुप के लिए करेंगे। अभी इनको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको क्या फोकस करना है, उस वाले बॉन्ड पे फोकस करना है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। C4 C3 दोनों कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। सिमिलरली C3 C2 C2 C1, पर C1 और क्लोरीन के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा C1 से, तो क्लोरीन पे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, C1 पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन पे क्या आया, डेल्टा नेगेटिव, C1 पे क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, जहां तक हमको पता है। तो क्लोरीन कौन सा ग्रुप हो गया, -I, उसने हमारे जी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब आप क्लोरीन के बारे में थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, अपन अब फोकस करते हैं C1 C2 पे। C1 C2 में क्या हुआ, C1 के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो हाथ पैर मारेगा, वो कोशिश करेगा कि यार मैं कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लेके आऊं। तो कहां से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा C2 से। तो यहां पे भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज होगा डेल डेल प्लस। डेल डेल प्लस का मतलब क्या होता है, डेल डेल प्लस का मतलब होता है डेल प्लस से थोड़ा सा छोटा, डेल्टा प्लस से छोटा। तो अगर मैं यहां पे ऑर्डर की बात करूं तो जो डेल्टा प्लस चार्ज है वो डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज से बड़ा है। अब आपको मन में डाउट आएगा, सर ऐसा क्यों, C2 पे चार्ज कम क्यों आ रहा है एज कंपेयर टू C1। अरे यार, C1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतनी, C2 और C1 की इतू सी, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ये तो बात हुई C1 C2 बॉन्ड की। इस चक्कर में क्या हुआ, बेचारे C2 पे डेल डेल प्लस का चार्ज आ गया। तो अब C3 से बात करेगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ज्यादा नहीं है पर फिर भी प्लीज दे देना, फिर भी प्लीज दे देना। C3 मना कर सकता है, नहीं भाई भाई। तो इस पे चार्ज आएगा
डेल 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 प्लस। और कम चार्ज आएगा ऑब्वियसली, यहां पे कम चार्ज है C2 पे, तो C2 की इलेक्ट्रॉन की भूख थोड़ी सी अभी बड़ी है, पर इतनी भी नहीं C1 जितनी। तो अब वो C3 से कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? थोड़े से इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ही शिफ्ट कर सकता है वो बस। तो C3 पे चार्ज आएगा डेल 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 प्लस। C4 पे अगर मैं सिमिलर बात करूं तो उस पे और कम चार्ज आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की खास बात ये होती है कि हम थर्ड या फोर्थ कार्बन के बाद उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे C5 जोड़ दूं, तो C5 पे मैं मानूंगा ही नहीं कि कोई चार्ज आया है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में, उससे दूर जाता जा रहा हूं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जा रहा है। बस, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। तो जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये आगे तक चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई C1 Cl के बीच में ही खत्म हो गया। C1 अब C2 से भी थोड़े से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ये होता है। सिग्मा बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं तब उसको इंडक्टिव इफेक्ट की हम कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया इंपॉर्टेंट बात होगी। अच्छा, आपके मन में एक डाउट और आना चाहिए कि इसका नाम इंडक्टिव ही क्यों रखा है? इंडक्टिव इसलिए रखा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण बेचारे इस मॉलिक्यूल पे चार्जेस इंड्यूस हो गए। ठीक है, मान लो कार्बन कार्बन है, नॉन पोलर है, कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ, पर बेचारा ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहां पे मैंने हाइड्रोजन अटैच नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड है कार्बन की, उनको सबको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, है ना। आप देखो, तो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरीका होता है, हमने देखा -I प्लस I। तो इस केस में Cl क्या लगा रहा है? -I इफेक्ट लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक बार फॉर्मली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डेफिनेशन के साथ। तो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पहला -I इफेक्ट। -I इफेक्ट का मतलब क्या है? इफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ऑफ ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, देन दीज ग्रुप्स आर नोन एज -I ग्रुप्स। पहली बात तो -I इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं, तो हमको ये लाइन तो समझ में आ गई। पर आप हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हो? ये बात तो हमको समझ में आई नहीं। अरे देखो, हाइड्रोजन की बात यहां पे इसलिए हो रही है क्योंकि आपको एक बेंचमार्क तो बनाना पड़ेगा कि भैया हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स वो कहलाएंगे -I वाले। कोई बेंचमार्क ही नहीं बनाया तो फिर मैं -I प्लस I की बात ही नहीं कर सकता ना, है ना। जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि 1 एक बड़ा नंबर है। अरे भैया किसके कंपैरिजन में बड़ा नंबर है? तो आप बोलोगे 0 के कंपैरिजन में बड़ा नंबर है। -1 एक छोटा नंबर है, किसके कंपैरिजन में छोटा नंबर है? वो 0 के कंपैरिजन में बड़ा नंबर है। सिमिलरली हाइड्रोजन का हम मानते हैं कि वो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा रहा। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन 0 है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को हम -I बोलेंगे। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा? +I। +I में क्या होता है? +I में जो हाइड्रोजन से ज्यादा डोनेट करेगा, तो जो इफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, देन दीज ग्रुप्स आर नोन एज +I ग्रुप। फील आपको आएगी +I और -I की। अब जो है अपन डिटेल में जाते हैं -I के। अच्छा, आप एक बार सोच के देखो, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट तक आराम से सोचो कि कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं? एलिमेंट भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा वाले, तो ये तो एलिमेंट्स आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और थोड़े बहुत ग्रुप भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो ग्रुप जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। तो मैंने आपको बहुत हिंट दे दिया है। एक बार सोचने की कोशिश करो कि कौन से वाले ग्रुप -I का रोल प्ले कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो चलो देखते हैं, है ना। मान लो मेरे पास है फ्लोरीन, क्या ये -I हो सकता है? CH3 की टर्म्स में अपन बात करते हैं, CH3 के रिस्पेक्ट में। CH3 से कोई भी एक एटम A जुड़ा है, अभी वो A एटम या फिर ग्रुप, एलिमेंट, कुछ भी हम बोल सकते हैं, वो F है।
तो क्या ये माइनस आई इफेक्ट बन सकता है, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ज्यादा, तो ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो ये फ्लोरीन हो गया। तो सिमिलरली इसके सारे भाई बंधु क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब माइनस आई इफेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये एक लिस्ट हमारी हुई। अब अपन बात कर लेते हैं जो कि बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा वाले आइटम बचे। मान लो मैंने ए की जगह OH बना दिया, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा क्या? करेगा। फिर मैंने लगा दिया मान लो NH2, करेगा क्या? करेगा। फिर मान लो मैंने लगा दिया NR2, करेगा क्या माइनस आई इफेक्ट? बिल्कुल करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो करेगा। मान लो मैंने लगा दिया SH, करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो वाले ग्रुप्स हो गए जो कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हमको दिख रही है आसानी से। अब मैं आपको कुछ और एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने ए की जगह, यहां पे हम और एग्जांपल लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C लगा दिया। C डबल बॉन्ड C के बारे में आप सोचो जरा। C डबल बॉन्ड C में और C सिंगल बॉन्ड C में क्या अंतर है? C डबल बॉन्ड C में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, CH3 का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेंड्स रूल मैंने आपको तब बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, तो मैंने आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C सिंगल बॉन्ड C से, मतलब sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होती है। हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, बेंड रूल ने हमको ऐसा बताया था। तो अभी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जब यही कर सकता है तो फिर C ट्रिपल बॉन्ड C जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है वो तो कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये थोड़े से ग्रुप और हो गए। और आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड N से जोड़ दिया। ओ पहले तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड और नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नाइट्रोजन कार्बन से अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। sp हाइब्रिड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बहुत इलेक्ट्रॉन की भूख है, बहुत इलेक्ट्रॉन का प्यार छुपा है यहां पे। बस और कौन सा ग्रुप हो सकता है? और ग्रुप हो सकता है C डबल बॉन्ड OH। कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब मेरा केस ये है अभी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा पूरा ग्रुप A है, ये मेरा पूरा ग्रुप G है। तो मेरा A ग्रुप G ग्रुप पे क्या इफेक्ट डालेगा मेरे को ये देखना है। अब यहां पे जो A ग्रुप का कार्बन है इसकी स्थिति देखो, ये वाले कार्बन से जो मेरा ये कार्बन है, ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तो या भूख बड़ी हुई है, तो वो CH3 से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये भी एक माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? एक दो और है, एक दो कैटेगरी और है। देखो हमको यहां पे क्या पता लगा, जब मैंने कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जोड़ दिया, कार्बन को मैंने पहले नाइट्रोजन से जोड़ा था, फिर ऑक्सीजन से जोड़ा, तो कार्बन बेचारा डेल्टा प्लस चार्ज वाला हो गया, तो अब वो सामने वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब मान लो मैंने किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को प्लस चार्ज दे दिया, जैसे कि मान लो मैंने यहां पे NH3 प्लस बना दिया, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर मैंने प्लस चार्ज दे दिया। ओ अब क्या होगा? जैसे मैंने नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, वो बहुत ताकतवर इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा हमारे G वाले ग्रुप से, यहां से। तो ये एक हो गया। अब मान लो प्लस चार्ज के साथ साथ मैंने नाइट्रोजन पे फ्लोरीन लगा दिए। क्या लगा दिए? फ्लोरीन लगा दिए मैंने नाइट्रोजन पे। अब तो आपको समझ में आ गया, फ्लोरीन पहले तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, और उस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो बहुत ताकतवर आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, बहुत ताकतवर। तो ये क्लासेस हमारी हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने यहां पे जो इतने सारे ग्रुप लिखे, हेलोजन हो गया, ठीक है, OH NH2 NR2 SH हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, इन सबको मैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं,
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूं कि कौन कितना ताकतवर माइनस आई ग्रुप है, और वो ऑर्डर आएगा आपके सामने ये माइनस आई सीरीज जिसको हम बोलेंगे, वो हो जाएगी ये। अभी देखो यहां पे कोई एक अकेला क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनफैक्ट आप क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकते, आपको एक्सपेरिमेंट ही करके देखना पड़ेगा कि कौन कितना ताकतवर माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, कितने ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो यहां पे पर हमको क्योंकि ये याद रखना है, याद रखेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, हम एक शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। छोटी सी ट्रिक से हमारा काम चल जाएगा कि इस ऑर्डर को हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहां पे एक ब्रेक लगाऊं, इससे इधर वाले ग्रुप को मैं अगर एनालाइज करूं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो En एलिमेंट विद अ पॉजिटिव चार्ज, इसका माइनस आई ज्यादा होगा किससे, इसका माइनस आई ज्यादा होगा ऐसे ग्रुप से जिसमें कि एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है। मेरा कहने का मतलब NO2 ग्रुप हमारे सामने आया, नाइट्रोजन, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो ये मान लो हमारा CH3 ही है, तो नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है या तो कार्बन पे या नाइट्रोजन पे, और बहुत तगड़ा वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, या फिर कार्बन के केस में ट्रिपल बॉन्ड से वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो sp हाइब्रिड भी है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच भी है। तो यहां पे भी यही केस हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cn में भी, SO3H में भी, CHO में भी, COH में भी, तो फिर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये हमारे सेकेंड आ गए लिस्ट में। अब अगर आप मेरे से पूछो कि SO3H COH से ज्यादा क्यों आया, तो फिर ये आंसर तो मैं आपको नहीं दे सकता, ये एक्सपेरिमेंटल है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं जो तो आप अभी के अभी याद रख लो। पहला उसमें है NO2 मोर देन Cn, यह आपको बहुत जगह एनकाउंटर होने वाला है, तो अपने दिमाग में बैठा लो कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट Cn के इफेक्ट से ज्यादा होता है माइनस आई, ये एक बात हुई। फिर इसके बाद आ जाएंगे हेलोजन, फिर इसके बाद आ जाएंगे ये सारे के सारे हेलोजन आ गए, और फिर इसके बाद OH C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब फिर आप हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हो हेलोजन और ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हो गया। OH हेलोजन के बाद OH आया, फिर हाइब्रिडाइजेशन से आप देख सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड C sp हाइब्रिड, PH sp2, C डबल बॉन्ड CH2 sp2, और सबसे एंड में H। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या हुई, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज या फिर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो हमारा A ग्रुप है, जो कि हमारे मेन G वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 से कम वाला, मतलब sp2 या फिर sp हाइब्रिड कार्बन जुड़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये हमने माइनस आई सीरीज का इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो, पर ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कुछ कुछ ऑर्डर, जैसे NO2 मोर देन Cn, और NO2 हेलोजन से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा ही सही, NO2 C ट्रिपल बॉन्ड CH से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप है, हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, धीरे धीरे आपको ये याद होता चला जाएगा। माइनस आई के बाद हमने क्या देखा था, माइनस आई के बाद हमने देखा था प्लस आई। अब मेरे को किसी ग्रुप को प्लस आई बनाना है, मैं उसको कैसे बना सकता हूं, एक तरीका माइनस चार्ज दे दो। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, NH को माइनस चार्ज दे सकता हूं, मैं O को माइनस चार्ज दे सकता हूं। तो ये सब अब क्या है कि क्योंकि इन पर माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने में थोड़ा सा कतराएंगे, तो ये सामने वाले को देना पसंद करेंगे, इसलिए क्या बन जाएंगे प्लस आई। ऑक्सीजन के ऊपर अगर चार्ज नहीं होता तो वो बहुत प्यारा माइनस आई इफेक्ट शो करता, पर अब उसके पास चार्ज है, वो नहीं रख सकता, देना चाहेगा, तो क्या बन जाएगा माइनस आई। और बाकी इसके अलावा होते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन से ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई शो करेंगे। तो अब क्या है कि जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, टी डी से ज्यादा डोनेटिंग होता है और डी एच से ज्यादा डोनेटिंग होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। तो टी डी से ज्यादा डोनेटिंग
और डी एच से ज्यादा डोनेटिंग। तो बस इन सबको जब मैं ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो मेरे पास प्लस आई सीरीज आ जाएगी, जैसे हमने माइनस आई सीरीज बनाई थी। तो ये प्लस आई सीरीज वो क्या हो जाएगी ये। तो अगर मैं इसको यहां से हटाऊं तो मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा CH2 माइनस, ऑब्वियसली माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर नहीं रख सकता, दे देगा। फिर NH माइनस, ठीक है। अब NH माइनस में क्या है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज्यादा, क्योंकि वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस चार्ज को कार्बन से बेटर हैंडल कर सकता है, इसलिए कम देगा। फिर O माइनस, ठीक है। फिर CO माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज दे देगा। यहां पे 3 मिथाइल अटैच्ड है तो कार्बन और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारा ये हो गया। फिर ये क्या है, ये वाला ग्रुप, ठीक है। फिर इथेन मतलब इथाइल ग्रुप, फिर CT3 CD3 CH3, फिर TDH। क्योंकि T D से ज्यादा होता है और D H से ज्यादा होता है, इसीलिए CT3 CD3 से ज्यादा हो जाएगा और CD3 CH3 से ज्यादा डोनेटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस आई सीरीज की पावर का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा कौन हो गए, जिन पे नेगेटिव चार्ज है। फिर कौन हो गया, एल्काइल ग्रुप्स हो गए। और जब एल्काइल ग्रुप्स मान लो हमारे सेम है, जैसे मान लो मेरे पूरे मिथाइल ग्रुप हैं, इधर मिथाइल ग्रुप है CT3 CD3 CH3 में, तो फिर आइसोटोप की पावर देखेंगे हम। अगर आपको आइसोटोप्स में कंपैरिजन करवा रहे हैं तो क्वेश्चन में, तो जो T है वो ज्यादा डोनेटिंग होता है D से, D ज्यादा डोनेटिंग होता है H से, बस। तो ये आपका पूरा ऑर्डर हो गया। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कम ग्रुप होते हैं एज कंपेयर टू माइनस आई, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है, तो उसको जो सामने वाले एनकाउंटर होते हैं वो ज्यादातर वो होते हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने अभी तक जो भी किया है ना उसकी अपन समरी बना लेते हैं। तो एक नोट लिख लेते हैं। आई इफेक्ट CH बॉन्ड को हम रेफरेंस लेते हैं, ये हमको याद है। CH बॉन्ड का हम इंडक्टिव इफेक्ट 0 मानते हैं, ठीक है। परमानेंट एंड वीक इफेक्ट है, वीक इफेक्ट है, ज्यादा इधर से उधर उथल पुथल नहीं बचाता। और परमानेंट इफेक्ट है, डायपोल बन जाता है। H2O के केस में हमने देखा था, ये एक डायपोल बन जाएगा, तो ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। आई इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स के विद इन, ये हमको समझ में आ गया, सिग्मा ऑर्बिटल्स के विद इन। आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और हम जनरली थर्ड या फोर्थ कार्बन के बाद इसको नेग्लेक्ट मार देते हैं। जितना दूर जाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था। प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व ओनली अप टू C3 एटम, या फिर कभी कभी C4 एटम, पर C3 एटम हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। एडिटिव इफेक्ट है, मतलब एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है अपन ये देखते हैं, ठीक है। CH3Cl, एक Cl है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पे आया डेल्टा माइनस, यहां पे आया डेल्टा प्लस। अब मैंने मान लो CH2Cl2 कर दिया, तो अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे क्योंकि 2 ग्रुप लग गए, तो 2 ग्रुप का माइनस आई, 2 Cl का माइनस आई ऐड हो जाएगा किस पे, C पे। तो जो अब C पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 Cl के कारण, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो 1 Cl के कारण आया था। बहुत इंट्यूटिव सी बात है, बस इनको इसको ध्यान रखना है कि ये एक एडिटिव इफेक्ट है और ये एक रिलेटिव इफेक्ट है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव का मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैंने आपसे बोला कि कोई ग्रुप प्लस आई है या फिर कोई ग्रुप माइनस आई है, तो ये डिपेंड करता है कि वो किससे जुड़ा हुआ है। नहीं आई बात समझ में, है ना। एग्जाम्पल से करते हैं। ये मेरा G ग्रुप, जिसके लिए मेरे को एनालिसिस करना है, जिसको मैंने बेस माना है। ये फिनाइल रिंग कौन सा वाला इफेक्ट शो करेगी, बिल्कुल ये कार्बन यहां पे sp2 है, G ग्रुप का कार्बन sp3 है, sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो फिनाइल रिंग है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रही है। अब मैं सिचुएशन बदल रहा हूं, है अभी भी फिनाइल, पर मैंने यहां C ट्रिपल बॉन्ड C लगा दिया है। C ट्रिपल बॉन्ड C, sp कार्बन, sp2 कार्बन। अब कौन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अब जो फिनाइल रिंग है वो प्लस आई हो गई है। तो जो हम माइनस आई और प्लस आई की बात करते हैं, ये डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, देख के लगाना, याद ही मत कर लेना, ठीक है। बस चलो, तो ये तो अपना बेसिक्स हो गए। अब अपन इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि यार मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगा, वो तो आप बता दो। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल देखो, तो ये अप्लाई होगा
चार्ज और उसकी स्टेबिलिटी निकालने में। ये क्या बोल रहे हो सर आप? भैया कोई भी रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कैसा बन सकता है? फ्री रेडिकल, ठीक है, वो तो चार्ज नहीं है। मान लो कार्बोकैटायन या कार्बन आयन बना, तो फिर हमको देखना पड़ेगा ना यार कि उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो मेरा पॉजिटिव चार्ज का इंटरमीडिएट बना और जहां पे इंटरमीडिएट बन रहा है, मान लो मेरा CH3+ बना, ठीक है। अब इस CH3+ पे अगर मैंने Cl लगा दिया, मतलब एक H कम कर देते अपन, अगर मैंने यहां पे एक Cl लगा दिया तो स्टेबिलिटी के तो निमट जाएगी बात। क्यों? क्योंकि Cl खुद इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाएगा। पर अगर मैंने CH2+ पे एक CH3 लगा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को एक +I इफेक्ट वाला ग्रुप मिल जाता है तो वो खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो एक जो जनरल बात मैं बोल सकता हूं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो चार्ज का जितना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा होगा चार्ज, तो मैं कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको ऐसे ग्रुप लगाने हैं जो कि उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में मदद करे। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसी कुछ कंडीशन है तो मेरे को कौन सा ग्रुप लगाना चाहिए? मेरे को एक Cl ग्रुप लगाना चाहिए, क्योंकि वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। और भी एप्लीकेशंस है, धीरे धीरे अपन देखेंगे, ठीक है। सो अगला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसमें सबसे पहला है कि भैया हमको जो है स्टेबल करना है किसको? कार्बोकैटायन को। हमको पहचानना है कि कौन सा कार्बोकैटायन जो कि जनरली इंटरमीडिएट्स में बनता है या फिर फ्री रेडिकल, दोनों भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं? कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बस इसका मतलब कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप होंगे उतने ज्यादा ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स हैं। सो सिंपल सा रूल है इनका, अगर नंबर ऑफ +I ग्रुप आपने बढ़ा दिया तो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर अगर आपने इसका उल्टा कर दिया गलती से, क्या कि अगर आपने -I ग्रुप्स का नंबर कम मतलब बढ़ा दिया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर आपने डिक्रीज कर दिया नंबर ऑफ -I ग्रुप्स को तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल इंक्रीज हो जाएगी। -I बढ़ाया स्टेबिलिटी कम, -I कम कर दिए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बस एग्जांपल से बेस्ट तरीका है इसको समझने का। तो आ जाओ एग्जांपल करने अपन शुरू कर देते हैं, ठीक है। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, ये अपन ने तब देख ही लिया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन -I इफेक्ट। तो सीधा पहुंच चुके हैं अपन एग्जांपल पे। A, B, C और D 4 कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। आपको इनकी स्टेबिलिटी बतानी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, पर इसके बाद वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा। फोकस कार्बोकैटायन पे। A वाले कार्बोकैटायन में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट होता है। तीनों मिथाइल ग्रुप कौन से ग्रुप हैं? +I। तो यहां पे 3 +I ग्रुप लगे हैं। एडिटिव इफेक्ट, ऐड हो जाएंगे तीनों। बी केस में 2 +I ग्रुप लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं। सी में 1 +I लगा है, ठीक है। और डी में 0 +I ग्रुप लगे हुए हैं। तो एडिटिव इफेक्ट है, ऐड होता है तो 3, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। आंसर क्या हो जाएगा? A more stable than B, more stable than C, more stable than D। बच्चों का खेल है। एक बार अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया ना, जो भी क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट से होने वाले हैं आपको यूं क्लिक होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला सवाल आपके सामने बहुत सारे कंपाउंड पे लेके आने वाला हूं कार्बोकैटायन के। आप कार्बोकैटायन
को फ्री रेडिकल से रिप्लेस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो मैं आपको अभी कार्बोकेटाइन के सवाल ज्यादा करा रहा हूं, फ्री रेडिकल में आपको सेम अप्रोच लगानी है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, चौथा, पांचवा और छठा। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर निकाल लेना। सबसे ज्यादा स्टेबल से सबसे कम स्टेबल की तरफ आपको जाना है। तो ये सवाल अब आप करोगे। सारे ग्रुप्स आपको पता है, कौन सा ग्रुप क्या है, ग्रुप की पावर भी आपको पता है, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। तो चलो चालू करते हैं। ये मेरा ए, पी, सी, डी, ई, एफ। अब देखो ए में प्लस आई ग्रुप लगा है। सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई कर लें किसमें प्लस आई किसमें माइनस आई, उसके बाद कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। बी में प्लस आई लगा है, सी में प्लस आई लगा है। अरे ये सी एच, CD3 क्या करेगा, इस वाले कार्बन को डोनेट करेगा। मान लो ये मेरा कार्बन 1, ये मेरा कार्बन 2, ये मेरा 3 और फिर ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो CD3 1 कार्बन को डोनेट करेगा, CT3 भी 1 को डोनेट करेगा, CH3 भी 1 को डोनेट करेगा। प्लस आई वाले ग्रुप हैं। NO2 1 से खींचेगा, ओवर 3 तो खींच रहा है बेचारा, ऊपर CH2 प्लस वेट कर रहा है कि कोई तो आएगा इलेक्ट्रॉन दे देगा। NO2 ने क्या उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। NR3 प्लस, ये तो और भी ज्यादा खींचेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। तो माइनस आई O माइनस। अरे वाह, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वेट कर रहा है कि कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आए। O माइनस खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये प्लस आई। तो अब देखो अपने पास 4 प्लस आई हो गए। O माइनस, CT3, CD3 और CH3। आपको समझ में तो आएगा होगा मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिखा है। बस सबसे ज्यादा पावरफुल O माइनस, फिर उसके बाद CT3, फिर उसके बाद CD3, सबसे कम CH3। तो O माइनस कौन है, F, CT3 कौन है, D, CD3 कौन है, A, CH3 कौन है, C। अब हमको कंपेयर करना है कि NR3 प्लस और NO2 में ज्यादा ताकतवर माइनस आई कौन है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज, बस बहुत जोर शोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ज्यादा ताकतवर माइनस आई ग्रुप है। अब मेरे अप्रोच देखो कि कैसे हम सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं अगर हम ऑर्डर भूल भी गए तो ये कौन है, सी के बाद कौन ज्यादा स्टेबल है, डी, और फिर कौन है सबसे कम स्टेबल, ई। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, एफ, बी, ए, सी, डी, ई। ठीक है, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल है ये भी आपको सॉल्व करना है, करो। तो क्या आंसर आया, चलो देखते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। ए में कौन सा ग्रुप है, माइनस आई, बी में माइनस आई, सी में 2 माइनस आई है, डी में कुछ भी नहीं लगा है, बहुत बढ़िया खेले तो, और ई में माइनस आई। अब मैं कैसे कंपेयर करूं, ए और ई में है तो मेरे को सीएल से ही कंपेयर करना है, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, फंस गया मैं तो, मेरे को आता ही नहीं है। चलो ए और बी में तो मेरे को पता है कि एफ ज्यादा ताकतवर माइनस आई वाला है, तो ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और डी तो सबसे स्टेबल होगा क्योंकि उसके आसपास कोई माइनस आई ग्रुप नहीं फटक रहा है। तो सबसे पहले तो अपन डी को सबसे आगे पहुंचा देंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल है डी। अब देखो ए में, बी में और सी में एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो बात है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जितना दूर में मेरे इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप को भेज दूंगा उसका इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा। तो ए, बी और सी, इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं। ई में एक कार्बन दूर पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं ई को यहां पे ले आऊंगा क्योंकि उसमें क्लोरीन दूर है, क्लोरीन दूर है तो वो अपना इफेक्ट वहां तक पहुंचा ही नहीं पाएगा, बहुत कम पहुंचा पाएगा, तो डी मोर देन ई। अब मेरे को कंपेयर करना है सी में और बी में। ए और बी में तो मैं कर ही चुका हूं, ठीक है, क्योंकि ए में क्लोरीन है, वो ज्यादा स्टेबल रख पाएगा पॉजिटिव चार्ज को एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो सी और बी में कौन ज्यादा होगा,
अरे इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट होता है। तो जब भी दो ग्रुप लगे हुए हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, देखो दोनों ब्रोमीन, तो वो फ्लोरीन से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो क्योंकि अब वो फ्लोरीन से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो इसके बाद आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी। तो मैं मेरा आंसर लिख सकता हूं डी मोर देन ई मोर देन ए मोर देन बी मोर देन सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन पहुंच जाते हैं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पे। क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। इसमें बहुत सारे आपको माइनस आई दिखने वाले हैं, प्लस आई दिखने वाले हैं, अपन जज कर लेंगे। अब तो आ गया है, ये हमको पता ही था। कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले चाहिए। तो जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप बढ़ेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन बढ़ेगी। इसका अपोजिट, जितने कम प्लस आई होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन बढ़ेगी। तो ज्यादा या तो माइनस आई लगा लो या फिर प्लस आई को कम कर लो। ठीक है, तो वापस से अगर अपन वो रूल लिख ले छोटा सा प्रोपोर्शनैलिटी लगा के, तो मेरा क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। एग्जांपल करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेडी हो? चलो, पहला एग्जांपल, ये 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और CH3 माइनस, ये चारों आपके पास है। आपको इनका ऑर्डर बताना है, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो करो। अब यहां पे सीन क्या हो रहा है? यहां पे 3 प्लस आई लगे, सेकंड में 2 प्लस आई लगे, थर्ड में 1 प्लस आई और फोर्थ में तो कोई प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, प्लस आई ग्रुप नहीं है। तो जितने ज्यादा प्लस आई के ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, उतना ज्यादा माइनस चार्ज को और बढ़ाएंगे, तो उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। हमने क्या देखा था? चार्ज न्यूट्रलाइजेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, पर चार्ज और बढ़ा रहे हो अगर आप तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप होंगे उतना कम स्टेबल कार्बन आयन हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4। ठीक है, अगला एग्जांपल करते हैं। ये है आपके पास, फिर सेकेंड, तो ये अपने पास एग्जांपल आ गया। इसको आपको सॉल्व करना है, करो। हाँ, तो वही हो गया सॉल्व। ये वही कि जितना ज्यादा मैं दूर ग्रुप को लेता जाऊंगा, इसमें माइनस आई इफेक्ट ही लगा हुआ है, मतलब फ्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, तो यहां माइनस आई, यहां माइनस आई, यहां पे माइनस आई। केस 1 में फ्लोरीन CH2 माइनस के सबसे पास था, फिर 2 में उससे दूर, फिर 3 में उससे दूर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? 1, फिर 2, फिर 3। तो हमारा आंसर हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 मोर देन 2 मोर देन 3। अगला एग्जाम्पल, ये तीनों है आपके पास। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग वाला माइनस आई इफेक्ट लगा सकता है। चलो देख लेते हैं। NO2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा पॉजिटिव। ओ तेरी, बहुत स्ट्रॉन्ग। C ट्रिपल बॉन्ड N sp हाइब्रिड कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, पर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा पॉजिटिव था उससे वीकर होगा, और F इन दोनों से वीकर होगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा NO2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर F। तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तीनों माइनस आई लगा रहे हैं, पर सबसे स्ट्रांग हो जाएगा NO2, CN, F। तो अपन एक और लास्ट एग्जांपल करने वाले हैं। वो एग्जांपल है आपके सामने ये रहा। तो चलो अब इसमें ऑर्डर बताओ। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मान लो मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है। A में NO2 जुड़ा हुआ है माइनस के सबसे पास, B में 2F जुड़े पर वो A के कंपैरिजन में दूर हैं, C में NO2 है, पर अगर मान लो मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो A में 2 पे NO2 है, B में 2F है 3 पे, C में NO2 है 3 पे, और D में CN है 3 पे। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो होगा NO2।
क्योंकि डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर बी सी डी तीनों केस में माइनस आई ग्रुप्स थर्ड पोजीशन पे लगे हुए हैं। बी में 2F है, एडिटिव इफेक्ट सबसे स्ट्रांग होता है अगर पोजीशन सेम हो तो फिर हो जाएगा उसके बाद ए मोर देन बी, फिर NO2 और CN, NO2 ज्यादा है अब तो हमको याद हो गया है और ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर भी था, C फिर T, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा A मोर देन B मोर देन C मोर देन D। यहां पे एक रूल है जनरल जो कि अब आपको याद कर लेना चाहिए, हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए और वो रूल है DNP रूल। DNP रूल मतलब डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस, जो सबसे पास होगा उसका फैक्टर सबसे ज्यादा लगेगा, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर है नंबर ऑफ ग्रुप्स, एडिटिव इफेक्ट वाली यहां पे प्रॉपर्टी लग रही है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर हम नंबर ऑफ ग्रुप्स को देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी अगर सेम है तो फिर हम पावर को देखेंगे। तो जो मेरा ए और बी का डिसीजन हुआ वो डिस्टेंस से हुआ, जो मेरा बी और सी का डिसीजन हुआ कि कौन ज्यादा स्टेबल है वो नंबर ऑफ ग्रुप से हुआ, और जो मेरा सी और डी का डिसीजन हुआ वो किससे हुआ, वो स्ट्रेंथ से हुआ या पावर से हुआ, माइनस आई कितना स्ट्रांग है उससे हुआ। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की दो एप्लीकेशंस हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन।